नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, बचपन में एक कहानी सुनी थी। ये कहानी है दैत्य दंभकासुर और महान राजा विक्रमादित्य की। दंभकासुर एक ऐसा दैत्य था जो जवान और सुंदर औरतों को अपनी गुफा में उठा ले जाता, उनके साथ खेलता। जब उसका उनसे मन भर जाता तो वह उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। वो जिस भी राज्य में जाता था वह त्राही मचा देता। कोई भी राजा या अन्य शूरवीर योद्धा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि दैत्य दंभकासुर को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से मारा जा सकता है। जो कोई भी उसे बल से मारने का प्रयास करेगा वो पत्थर का हो जाएगा। दंभकासुर की मौत का रहस्य छुपा था उसकी 7 गुत्थियों में, यानी उसके 7 सवालों में। पर उसके साथ युद्ध करने वाले किसी भी राजा या शूरवीर को ये रहस्य मालूम नहीं था। इसलिए जब भी कोई उसके पाप कृत्य से दुखी हो उसके पास जाकर उस पर हमला करता तो देवताओं के वरदान स्वरूप वह पत्थर का हो जाता। हर तरफ दंभकासुर का कहर मचा हुआ था। पत्थर का हो जाने के भय से कोई भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करता। पर कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके भी फूटने का समय आ ही जाता है। हर जगह अपनी मनमानी कर एक दिन दैत्य दंभकासुर ने उज्जैन नगरी की तरफ रुख किया। उज्जैन नगरी के ऊपर उस समय महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। महाराज विक्रमादित्य न केवल बलशाली थे बल्कि वे बहुत बुद्धिमान भी थे। उन्हें हर प्रकार के कौशल में महारत हासिल थी। उन्हीं दिनों में विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में एक धनी साहूकार रहता था। साहूकार के 2 लड़के थे। बड़े का नाम महेंद्र था और छोटे का लखन। बड़े लड़के का विवाह तो साहूकार ने कर दिया था, पर छोटे बेटे का विवाह करने से पहले ही वह ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद कामकाज और व्यापार संभालने की सारी जिम्मेवारी दोनों भाइयों पर आ गई। दोनों भाई दिल लगाकर कारोबार संभालने में लग गए। दोनों भाई जब काम कर शाम को घर आते तो दरवाजे पर खड़ी महेंद्र की पत्नी अपने पति को दाएं हाथ से लोटा भरकर पानी देती और बाएं हाथ से अपने देवर लखन को। एक दिन लखन ने सोचा, भाभी हर रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती है, आज मैं उनके दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। शाम को जब दोनों भाई काम से लौटे तो लखन अपनी भाभी के बाएं हाथ से पानी पीने के लिए अपने खड़े होने के स्थान को बदलकर अपने बड़े भाई महेंद्र की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई महेंद्र उसकी जगह पर खड़ा हो गया। लखन की भाभी जब उनको पानी देने के लिए आई तो उसने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से करते हुए दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ में पकड़ा हुआ लोटा लखन को दे दिया। ये देख लखन बोला, भाभी आज मैंने भैया के स्थान पर खड़ा होकर सीधे हाथ से दिया हुआ पानी पीना चाहा, परंतु आपने अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया। आप मुझे बताएं आपने ऐसा क्यों किया। लखन की बात सुनकर उसकी भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें सीधे हाथ का दिया हुआ पानी ही पीना है तो तुम भी अपने लिए सीधे हाथ से पानी पिलाने वाली ले आओ। भाभी की कही हुई बात लखन को चुभ गई। वह बिना पानी पिए ही भाभी से कहने लगा, ये लो तुम अपना पानी का लोटा और मैं यहाँ से जा रहा और अब मैं तभी वापस आऊँगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, वरना अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वो तुरंत मुड़ा और चल पड़ा। ये देख उसके बड़े भाई महेंद्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना और बोला, नहीं भैया अब तो तभी वापस आऊंगा जब मुझे मेरे योग्य पत्नी मिल जाएगी। इतना कहकर वह घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह अपने नगर से दूर कांचीपुरम शहर में पहुंच गया। कांचीपुरम का राजा चंद्रसेन एक धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसके राज्य में चारों ओर अमन शांति का माहौल था, परंतु फिर भी राजा चंद्रसेन हमेशा दुखी रहता था। राजा के दुख का कारण था उसकी जवान बेटी चंद्रकला का स्वास्थ्य। चंद्रकला दिखने में तो अत्यंत खूबसूरत थी, पर उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था।
जिस कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम और वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। ठीक कर पाना तो दूर, वे राजकुमारी चंद्रा की बीमारी तक नहीं ढूंढ पा रहे थे। राजा को हमेशा यही दुख सताया जाता कि उसकी बेटी का क्या होगा। जब सभी प्रकार के वैद्य हकीमों और पूजा पाठ तंत्र मंत्र से भी राजकुमारी चंद्रकला को कोई फायदा नहीं हुआ, तो राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उसके साथ ही अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह कर दूंगा और उसे अपना आधा राज्य भी दूंगा। लखन जब राज्य की राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ राजकुमारी की चर्चा हो रही थी। राज्य का हर कोई व्यक्ति राजा की घोषणा और राजकुमारी की बीमारी की बात कर रहा था। जब लखन ने एक व्यक्ति से इस बारे में पूछा तो व्यक्ति ने राजकुमारी की बीमारी से लेकर राजा की घोषणा तक का सारा किस्सा लखन को बताया। सारी बातें सुन लखन कुछ देर वहां खड़ा विचार करता रहा, फिर कुछ सोचकर वह राजमहल की तरफ चल पड़ा। एक जिंदा सांप राजा की लड़की के पेट में रहता था। सांप ने राजा की लड़की को अपने वश में किया हुआ था। जब रात होती तो वह कुछ देर के लिए राजकुमारी के मुख से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता और सुबह होने से पहले ही वह फिर से उसके अंदर चला जाता। राजकुमारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अंदर एक सांप ने डेरा डाला हुआ है। अनजाने में वह पूरी तरह से उस नाग के वश में थी। राजमहल में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक 7 फुट का सांप रहता है। सभी यही समझते कि पता नहीं राजकुमारी को क्या बीमारी लग गई जिसके कारण वह हमेशा अचेत रहती है। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। लखन जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक कोने में खड़े होकर चुपचाप लखन ये सारा माजरा देखने लगा। जब शाम का समय हुआ तो सभी हकीम और वैद्य धीरे धीरे करके वहां से चले गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। लखन की बात सुन मंत्री उसे अपने साथ ले राजा के पास जाता है और लखन का प्रस्ताव राजा के सामने रखता है। बेचारा हर तरफ से निराश हो चुका राजा एक बार अनमने ढंग से लखन की तरफ देखता है, फिर दुखी मन से कहता है, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे। लखन राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने की इजाजत दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और महाराज, मैं बिल्कुल एकांत में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूं, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा। लखन की आत्मविश्वास भरी बातों से राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जागी। उसने लखन को रात में राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की इजाजत दे दी। राजा की इजाजत मिलते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और उससे कुछ दूर एकदम चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से सांप बाहर निकला और महल के परिसर से होता हुआ जंगल की ओर चला गया। ये सब देख लखन दंग रह गया। वह बिना कुछ हरकत किए चुपचाप वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी पहर खत्म होने को आया तब वह सांप वापस लौटा और राजकुमारी चंद्रकला के मुख से होता हुआ पूरा उसके अंदर समा गया। दम साधे लखन ये सारा माजरा देखता रहा। सारा माजरा देख उसे समझते देर ना लगी कि राजकुमारी की सारी बीमारी की जड़ ये सांप ही है। सुबह हुई तो राजा चंद्रसेन डर और बेसब्री के मिश्रित भावों के साथ लंबे लंबे कदम रखता हुआ अपने मंत्री के साथ राजकुमारी के कमरे में आया और बेसब्री से उसने लखन से पूछा, बताओ लड़के, तुम किस नतीजे पर पहुंचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लखन बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी की बीमारी का पता चल गया है।
और ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार, एक मिट्टी से भरी हुई बड़ी सी बाल्टी का इंतजाम कर दीजिए। लखन की बात सुन राजा को बहुत सुकून मिला। उसने मंत्री को लखन के द्वारा मांगा गया सारा सामान उसे देने का निर्देश दिया। अब सभी को इंतजार था तो बस रात का राजकुमारी को सांप के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लखन रात्र के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरी तैयारी के साथ हाथ में धार तलवार लिए लखन राजकुमारी की ओर निगाहें गड़ा कर उससे कुछ दूरी पर बैठ गया। जैसे ही राजमहल के घड़े ने रात्रि के 12 बजे का घंटा बजाया वैसे ही फुफकाता हुआ सांप राजकुमारी के मुख से निकला तो उसके इंतजार में बैठे लखन ने अपनी धार तलवार से उस पर तेजी से ऐसा वार किया कि तुरंत सांप 2 टुकड़ों में जमीन पर बिखर गया। लखन ने सांप के दोनों टुकड़ों को उठाकर रेत से भरी बाल्टी के अंदर दबा दिया और सुबह होने से पहले ही बाल्टी समेत मृत सर्प को जंगल में ले जाकर उसे आग के हवाले कर दिया और वापस राजमहल लौट आया। तब तक सुबह होने का समय भी करीब हो चला था। राजमहल आ जब लखन ने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो हमेशा अचेत अवस्था में रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर से वह सर्प निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका था। राजकुमारी उठते ही हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वह कितने सालों से नींद में थी। जब लखन ने राजकुमारी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो अचंभित राजकुमारी ने अपने आप को बिल्कुल ठीक बताया। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उधर राजा भी पूरी रात सोया नहीं था, उसे बस इंतजार था। तो सुबह का जैसे ही सुबह हुई राजा बेसब्री से भागा राजकुमारी के कक्ष में आया। जब उसने बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को बैठे और बात करते पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आंखों में अश्रु लिए राजा ने तुरंत अपनी लाडली बेटी को गले लगा लिया। भरे हृदय से राजा ने हाथ जोड़कर लखन का शुक्रिया अदा किया और अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब राजा ने लखन को अपना आधा राज्य पाठ देना चाहा तो लखन ने राज्य लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी चंद्रकला को लखन के साथ विदा कर दिया। जब राजकुमारी चंद्रकला को ले लखन अपने राज्य उज्जैन नगरी पहुंचा तो उसकी भाभी समेत पूरे परिवार ने उन दोनों का हार्दिक स्वागत किया। लखन खुशी खुशी अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बाद उज्जैन नगर में एक भव्य समारोह था जिसमें राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ समारोह देखने गई हुई थी। तभी मेले में दूसरी तरफ से दैत्य दंभकासुर ने प्रस्थान किया। इतने बड़े दानव को देख समारोह में हड़कंप मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। दैत्य को देख राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ जब समारोह से भागकर जाने लगी तभी दंभकासुर की नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ गई। राजकुमारी के रूप यवन को देखते ही दानव राज दंभकासुर उस पर मोहित हो गया। दैत्य अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी स्त्रियों के साथ खेला था पर आज तक उसने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। पलक झपकते ही उसने चंद्रकला को उठा लिया और उसे राज्य के बाहर अपनी गुफा में ले गया। राजकुमारी चंद्रकला का रो रो कर बुरा हाल था। उस बेचारी की तो किस्मत ही खोटी थी। कितने सालों तक वह उस नाग के चंगुल में फंसी रही, कुछ ही दिन पहले नाग से आजाद हुई थी। सोचा अब जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, पर अब दैत्य दंभकासुर ने उसे अपनी गुफा में ला पटका। ना तो उसके आंसू रुकने का नाम ले रहे थे और ना वह किस्मत को कोसने से उसकी मनमोहक सुंदरता से अभिभूत दैत्य ने उसके साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। वह उस अद्भुत नारी को जबरदस्ती नहीं बल्कि उसकी सहमति से प्राप्त करना चाहता था। दंभकासुर ने राजकुमारी से कहा, या तो तू अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जा, अन्यथा
आजीवन तू ऐसे ही मेरी कैद में सड़ती रहेगी। दैत्य की बात सुन राजकुमारी चंद्रकला गुस्से से रोती हुई बोली, मैं तुम्हारे साथ रहने से पहले मरना पसंद करूंगी, और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ उठा लाए तो मैं तुम्हारी हो गई तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और वह तुझे छोड़ेगा नहीं। राजकुमारी की बात सुन दंभी का सुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें यहाँ 7 तालों के भीतर बंद किया है। यहाँ तक किसी का भी पहुँचना असंभव है, और अगर गलती से कोई यहाँ तुझे ढूंढता हुआ आ भी गया तो मैं उसे एक कीड़े की तरह मसल दूंगा। ये तो तेरी सूरत मुझे भा गई, वरना अब तक तू भी कब के ऊपर जा चुकी होती। तेरी भलाई इसी में है कि तू स्वेच्छा से मेरी बात मान जा, वरना ना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतनी बात कह दंभकासुर वहां से चला गया। उधर जब मेले से दंभकासुर राजकुमारी को उठाकर ले गया था तो लखन की भाभी बेचारी बेबस और लाचार सी बस उसे देखती रह गई। बहते अश्रुओं के साथ वह घर जाती है और सारा किस्सा लखन को कह सुनाती है। भाभी की बात सुन लखन के पैरों नीचे से जमीन सरक जाती है। वो तुरंत भारी कदमों से अपनी पत्नी चंद्रकला को खोजने निकल पड़ता है। कई दिनों तक जंगलों और शहरों की खाक छानता भूखा प्यासा लखन अपनी पत्नी को ढूंढता ढूंढता भटक रहा था। तभी उसे एक कुटिया दिखाई देती है। थका हारा लखन जब कुटिया के अंदर जाता है तो उसे अंदर एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। लखन उनको प्रणाम कर वहीं बैठ जाता है। लखन की हालत देख महात्मा जी ने पहले उसे अच्छे से जलपान कराया और फिर बोले, बेटा तुम कौन हो और यहाँ जंगलों में क्यों भटक रहे हो। तब लखन महात्मा जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाता है। कहानी का अगला भाग भी बहुत जल्दी आने वाला है, बने रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद।